तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। अब तक जितना भी हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है वो प्लेन सरफेस पर पढ़ा है, यानी कि जो सरफेस थी हमारी बिल्कुल स्ट्रेट हुआ करती थी, प्लेन हुआ करती थी, उस पर लाइट रे आ रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, डेंसर मीडियम, रेडर मीडियम, ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं। यहाँ पर भी वही पढ़ना है, लेकिन डिफरेंस एक ये आ गया है कि यहाँ पर अब हमारे सामने प्लेन सरफेस नहीं है, स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, हमारी जो लाइट रे आएगी वो स्फेरिकल सरफेस पर स्ट्राइक करेगी। उसके बाद क्या होगा, चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। तो सबसे पहले हम एक रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम बनाएंगे, और जो हमारा डेंसर मीडियम होगा वो क्या होगा, वो होगा स्फेरिकल शेप का। चलिए बनाते हैं। ये हमारी एक्सिस है, और ये इसमें बहुत सारी चीजें जो हमने स्फेरिकल मिरर में पढ़ी थी वो सब चीजें आने वाली है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर अगर हमने ठीक से पढ़ा है तो ये बहुत आसान है समझना। खैर, ये हमारा एक स्फेरिकल सरफेस हो गया। ठीक है, ये स्फेरिकल सरफेस है, और ये हमारा मीडियम है, इसको हमने एयर मान लिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है हमारा। ठीक है, या इसको हम μ1 मान लेते हैं। ये जो हमारा मीडियम है, एयर है, इसको हमने μ1 मान लिया। ठीक है, ये हमारा ग्लास है, ठीक, ग्लास डेंसर है, इसको हमने मान लिया μ2। ठीक है, अच्छा, अब हमको क्या करना है, अब हमको एक रिलेशन निकालना है। रिलेशन हमारा क्या है, रिलेशन है हमारा μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। हमें यहां तक पहुंचना है। ठीक है, यहां तक कैसे पहुंचेंगे, इस रिलेशन को पाने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए हमको रे डायग्राम बनाना होगा। ठीक, जैसे कि हमेशा से हम बनाते चले आए हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए, कि ये जो हमारी स्फेरिकल सरफेस है इस पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल है, और ये इस एक्सिस को, जैसे कि हम स्फेरिकल मिरर में मानते थे प्रिंसिपल एक्सिस होती थी, तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, हमने क्या सीखा था स्फेरिकल मिरर में, कि कोई भी अगर सरफेस है जो कि स्फेरिकल है और उस पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो वो नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ये हमने खूब ठीक से समझा था इसके बारे में। तो ये भी हमारी एक स्फेरिकल सरफेस है, यहां से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये नॉर्मल कट करेगा यहां पर, यानी इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इस पूरे स्फीयर का सेंटर है। ठीक है, चलिए अब क्या है, मानते हैं हमारा यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है O। यहां से जल्दी जल्दी करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट हमारे समझे हुए हैं, सारी चीजें समझी हुई हैं, बस ये आया कहां से ये हमको देखना है। तो एक रे चली यहां से, और यहां पर रे हमारी टेढ़ी हो गई, इसको सीधा करना पड़ेगा। ये चली हमारी रे, जो कि इस डेंसर मीडियम पर, ग्लास पर स्ट्राइक करती है। अब क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, ये नॉर्मल आ रही तो बेंड टुवर्ड्स द, ये नॉर्मल हो गई। ठीक है, ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। इसको और थोड़ा सा दूर बनाते हैं ताकि समझने में आसानी हो हमारे लिए। ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। ठीक, तो ये हमारी एक रे निकली जो कि यहां पर टकराने के बाद बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, और यहां पर आकर के इसने प्रिंसिपल एक्सिस को मीट किया है। ठीक, कुछ टर्म्स हैं, जैसे ये सेंटर ऑफ स्फीयर क्या होता था, P फॉर पोल। अब पोल से C की डिस्टेंस कितनी होती थी, हम सब जानते हैं, पोल से C की डिस्टेंस होती है R, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, और सारी डिस्टेंसेस हमको पोल से ही लेनी है, ये बात आप याद रखें हमेशा। ऑल डिस्टेंसेस आर टेकन फ्रॉम पोल। स्फेरिकल मिरर में खूब समझाता है इस बात को, यहां पर भी सेम चीज है। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, हमेशा की तरह जैसे कि वहां होती थी, u हो गई। ठीक, अब हमको देखना है कि हमारी इमेज कहां पर बन रही है। तो एक रे तो O से चली और यहां पर टकराई,
और हम सब जानते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रेज का मीट होना जरूरी होता है। तो एक रे हम ये स्ट्रेट वाली लेके चलते हैं, ये वाली, ये रे जा रही है हमारी कहा, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, और स्ट्रेट भी कैसी, जो स्फेरिकल सरफेस से बिल्कुल 90 डिग्री पर मीट कर रही है। तो ये जब 90 डिग्री पर मीट करेगी तो एज इट इज निकल जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये भी पास करेगी। क्यों? क्योंकि हमने एक रूल समझा था रिफ्रैक्शन के केस में, वो क्या रूल था कि कोई लाइट रे अगर इंसिडेंट हो रही है सरफेस से 90 डिग्री पर तो वो एज इट इज निकल जाएगी, किसी तरह की कोई बेंडिंग नहीं होगी। तो सेम केस यहां पर है, किसी तरह की कोई बेंडिंग नहीं हो रही है। और हम देखते हैं कि ये रे जब आगे बढ़ती है तो कहां पर मीट कर रही है, इस पॉइंट पर मीट कर रही है। यानी ये 2 रेज जो है, एक ये और ये रे, ये जहां पर मीट कर रही है वो हमारा पॉइंट बनेगा इमेज का पॉइंट। यानी इस पूरे रे डायग्राम में इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो यहां पर बन रही है। और हम जानते हैं पोल से जो डिस्टेंस होती है इमेज की वो हम क्या लेते हैं, v लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रे डायग्राम स्फेरिकल सरफेस के केस में कि 2 मीडियम है, रेयरर और डेंसर। रेयरर से रे चली और डेंसर में आएगी, तो डेंसर में कहां पर इमेज बन रही है, यहां पर बन रही है। ये हमारा इतना यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ एंगल बना रही है। तो चलिए मान लेते हैं ये एंगल है θ1 और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है जो नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है जिसको हम नाम देंगे θ2 का। ठीक है, ये नामकरण हम कर रहे हैं इस टाइम ताकि हमारे लिए आगे डेरिवेशन करने में आसानी हो। अच्छा, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं m का, और यहां से हम एक परपेंडिकुलर गिराएंगे। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर गिराया है। ये क्यों गिराया है, ताकि हमारा रिलेशन अच्छे से आ जाए। इस परपेंडिकुलर के इस पॉइंट को हम p डैश नाम देते हैं। इस एंगल को हम नाम देंगे अल्फा, इस एंगल को नाम देते हैं हम बीटा, और इसको गामा। तो ये हमारा एक नक्शा तैयार हो गया किस चीज के लिए, कि आगे हम इसको कैसे डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लेते हैं, आपको अगर दिख रहा हो, ट्रायंगल OMC। ट्रायंगल OMC, क्या खास बात है इसमें, इन ट्रायंगल OMC क्या खासियत है इसमें, अगर हम इसको अलग से बना के देखें, एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये एंगल है हमारा θ1, ये एंगल है हमारा अल्फा, और ये एंगल है हमारा बीटा। तो कुछ याद आया, कोई चीज दिखाई दे रही है, हमको दिखाई दे रही है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो θ1 की वैल्यू क्या आई, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरा अगर हम देखें एंगल, ट्रायंगल CMI, अगर हम बात करें ट्रायंगल CMI की, तो इसको हम बनाते हैं, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हो गया ट्रायंगल CMI, ये एंगल यहां पर बीटा, ये हो गया θ2 और ये हो गया गामा। ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू θ2 प्लस गामा। क्यों, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स। ठीक, यहां से हम θ2 की वैल्यू ले लेते हैं, क्या आएगी, बीटा माइनस गामा। ये हमारे पास θ1 और θ2 की वैल्यूज आ गई। इनको हम महफूज रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आगे जाके इनका इस्तेमाल होगा। ठीक, अब आते हैं दूसरे पहलू की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि tan अल्फा कितना है। tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर, इसको हम हाइट h मान लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है h अपॉन बेस माइनस u। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जा रही है, डिस्टेंस सारे पोल से इधर लेने हैं, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, इसलिए माइनस का साइन लिया गया। बहुत बार समझा चुके हैं बात स्फेरिकल मिरर्स के अंदर। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी अब यहाँ पर कर रहे हैं।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस u माइनस लेंगे क्योंकि u लेना है पोल से और इंसिडेंस रे की डायरेक्शन है इधर, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। इसी तरह से tan बीटा की वैल्यू क्या होगी, tan बीटा इस ट्राइंगल को लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी h अपॉन r। फिर चलते हैं आगे tan गामा की तरफ, tan गामा परपेंडिकुलर h अपॉन बेस यानी v h बाय v। ये हमारे पास आ गई tan अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज। अब इसके बाद जो अगला हथियार है हमारा वो है स्नेल्स लॉ। सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज सब जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि स्नेल लॉ बस स्नेल्स लॉ के टॉपिक में इस्तेमाल होगा। आगे तक देख रहे हैं हम लोग कितनी आगे तक चल रहा है इसका यूज, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या कहता था, μ1 इंटू साइन थीटा 1 μ2 इंटू साइन थीटा 2, ठीक है। जल्दी जल्दी, μ1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2, ठीक। अब फिर से वही स्फेरिकल मिरर वाली बात, लेकिन समझने वाली बात, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जितनी भी कहानी हो रही है ये क्या हो रही है, पेरेक्सियल रेस की कहानी है। पेरेक्सियल रेस का मतलब वो रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ज्यादा नजदीक है, बहुत ज्यादा क्लोज है। यानी ये जो एंगल अल्फा इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में इतना बड़ा ये एंगल नहीं है। ये जो एंगल थीटा 1 इतना बड़ा दिख रहा है, ये इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेज आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है। अगर हम इसको समझें, समझा तो मैं कई बार चुका हूं, लेकिन फिर भी याददाश्त को वापस लाने के लिए अगर हम इसको समझें तो समझने के लिए ये है कि ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा स्फेरिकल सरफेस है। अब बात हो रही है पेरेक्सियल रेज की, बात हो रही है पेरेक्सियल रेज की, यानी वो रेज, यानी जो भी रेज यहाँ पर है वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस से चिमटी हुई है तकरीबन, ठीक है। यानी ये जो हमारी रे है, इंसिडेंस रे, ये ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ये इस इतने नजदीक है, इससे भी ज्यादा नजदीक है, ठीक। और इसी तरह से ये हमारा नॉर्मल है, इसी तरह से ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंट हुई। तो ये जो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल अल्फा है या यहाँ पर एंगल थीटा 1 है, ये बहुत छोटे एंगल बन रहे हैं, बहुत ही छोटे एंगल बन रहे हैं, ठीक है। और हम ये बात जानते हैं कि जब एंगल बहुत ज्यादा छोटे बन रहे होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल बन रहे होते हैं, तो क्या होता है, होता ये है कि साइन थीटा तकरीबन बराबर हो जाता है थीटा के, ठीक है। ये बात डिटेल में समझ चुके हैं, बस इसको याद रखने वाली बात है कि ये क्योंकि पेरेक्सियल रेज का केस है, स्फेरिकल मिरर हो चाहे कोई मिरर हो, चाहे लेंस हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, सारे के सारे केस हमने कौन से लिए हैं, सारे केस हमने लिए हैं पेरेक्सियल रेज के। तो पेरेक्सियल रेज के केस में ये बात हमेशा याद रखना, एंगल्स बहुत छोटे बनते हैं, ठीक है, और इतने छोटे बनते हैं कि साइन थीटा तकरीबन टेंड्स टू थीटा के मान लिया जाता है, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, μ1 थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 थीटा 2, ठीक है। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। तो फिर अब हम देखते हैं यहां पर वैल्यूज ऑफ थीटा 1 और थीटा 2 को रखा जा सकता है, जो कि हमने निकाली थी। तो क्या कितना हो जाएगा, μ1 थीटा 1 की जगह अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ2 थीटा 2 की जगह बीटा माइनस गामा, ये यहां पर लिखा जा सकता है। अब क्योंकि ये पेरेक्सियल रेस का केस है, जिस तरह से थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज बहुत छोटी हो गई थी, तकरीबन साइन थीटा के बराबर हो गया था, उसी तरह से tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा ये भी क्या है, वेरी वेरी स्मॉल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, बहुत छोटे एंगल हो जाएंगे, बहुत ही छोटे एंगल हो जाएंगे। इतने छोटे एंगल हो जाएंगे कि हम tan अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा, और tan बीटा को हम लिख सकते हैं बीटा, और tan गामा को हम लिख सकते हैं गामा। तो यहाँ पर जो tan अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन माइनस यू, बीटा इज इक्वल टू h अपॉन r, और गामा इज इक्वल टू h अपॉन v, ठीक है। ये हमारी कहानी दुरुस्त हो गई। अब यहां से हमको क्या करना है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू उठा करके यहां रख देनी है। आप देखना किस तरह से आंसर एकदम से आ जाएगा। अब इसकी वैल्यूज जो है हमको रखनी है, और आंसर हमारा बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाला है। μ1 अल्फा की जगह लिख सकते हैं h अपॉन माइनस यू
प्लस बीटा की जगह लिख सकते हैं h अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू, बीटा की जगह क्या लिखना है h अपॉन आर माइनस गामा की जगह h अपॉन v। अब क्या है एच एच बाहर निकाल लेते हैं, यहां से भी और यहां से भी, तो h सारे कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन यू, और इसको लिख सकते हैं म्यू टू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी। बस इसको मैनिपुलेट करना है और आंसर हमारे सामने होगा। कैसे? इसको हम लिखेंगे म्यू वन बाय आर माइनस म्यू वन बाय यू, म्यू टू बाय आर माइनस म्यू टू बाय वी। ठीक है, और इसको आसान करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा आंसर जो हमने पहले बात कही थी ये आना चाहिए, यहां से मैच कर जाए। म्यू टू को इधर ले आना है तो कितना हो जाएगा म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू, और इसको हम इधर ले जाएंगे, बन जाएगा म्यू टू बाय आर माइनस म्यू वन बाय आर, और फाइनली हमारा आंसर आ चुका है म्यू टू बाय वी माइनस म्यू टू म्यू वन बाय यू, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये हमको प्रूफ करना था, जो बात हमने करी थी वो यहाँ पर आ गई है। तो ये है रिलेशन हमारा रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस से, कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा स्फेरिकल सरफेस पर तो हमारा जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द मीडियम और वी यू और आर की टर्म्स में। ठीक है, तो इसमें कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस ऐसे हैं जो रे ऑप्टिक्स में हम लेके चल ही रहे हैं, शुरू से लेके चल रहे हैं। वो क्या है कि हमारी जितनी भी रेज हैं वो पैरेक्सियल रेज है। पैरेक्सियल यानी वो ये प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल करीब तर और बिल्कुल लगी हुई है, जिसकी वजह से जो एंगल्स है हमारे बहुत छोटे हो जाते हैं और टेंड्स टू बहुत छोटे एंगल, यानी साइन थीटा है तो थीटा हो जाएगा, tan अल्फा है तो अल्फा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यही सारे एजम्पशंस हम लेकर चल रहे हैं, और अब इसमें कोई नई चीज हमारे लिए समझने के लिए नहीं थी, लेकिन ये है, ये टॉपिक है हमारा सिलेबस में है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये यहाँ पर रिलेशन निकाल दिया। सवाल आता है अब क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं इस टॉपिक से। तो बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हैं पहले इसके, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि हमको एक रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम बनाने के बाद जिसमें रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, और जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, उसका जो रिलेशन है वो डिराइव करना है। यानी ये हमको डिराइव करने के लिए उसने कहा है रे डायग्राम बनाकर रेयर से डेंसर में जो रेज आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग ये वाला हमको रिलेशन डिराइव करने को कहा है। या तो डायरेक्टली रिलेशन दिखा दिया कि ये डिराइव करना है, या इसने पूछा है कि भाई इस तरह से जब हम जो रेज आ रही हैं उससे जो रिलेशन बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, वो क्या होगा। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, बहुत ज्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं आया। एक क्वेश्चन हम इसका जरूर करेंगे न्यूमेरिकल, जो कि एनसीईआरटी के अंदर है। चलिए देखते हैं। हमारा लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर। पॉइंट सोर्स जो है यानी ऑब्जेक्ट हमारा एयर में रखा हुआ है, तो समझ जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, म्यू 1। ठीक है, इन एयर फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस। एक ग्लास सरफेस है जिस पर कि ये फॉल होती है, ये नॉर्मल हो गई। ठीक, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, यानी म्यू टू हमारे पास है 1.5, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। ये है हमारा पोल और ये है हमारा सी, ये है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास इज, यानी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमको दी है u 100 सेंटीमीटर माइनस के। ठीक है, माइनस क्यों है सब जानते हैं। ठीक, अच्छा, एट व्हाट पोजीशन द इमेजेस फॉर्म। सिंपल क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूले में लगाना है वैल्यूज को। म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। म्यू टू है हमारा 1.5, वी हमको निकालना है, माइनस म्यू वन है 1 और यू है हमारा माइनस 100। ठीक, इसके बाद म्यू टू माइनस म्यू वन हो जाएगा 1.5 माइनस 1 अपॉन आर है 20 सेंटीमीटर। बस इसको अब मैनिपुलेट करना है, सिंपल सा 1.5 अपॉन वी प्लस 1/100, और ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 20। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, ये डेसिमल हटा के ये बढ़ा के ये हो जाएगा 1/40 हो गया। 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1 अपॉन 100 हो गया। इधर आ जाते हैं,
ये हो गया 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू नीचे 100 हो गया, 40 है तो ये 100 से ये हो गया 2.5 माइनस 1, ये हो गया 1.5 अपॉन 100 और 1.5 अपॉन v। इससे ये गया आंसर आया हमारा v इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर प्लस। प्लस का मतलब होल से राइट साइड में बनेगा, तो ये जो डिस्टेंस हमारी आएगी ये हमारी इमेज यहां बन रही है, ये आंसर आया हमारा 100 सेंटीमीटर बस। सिंपल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में मौजूद है, प्रैक्टिस के लिए काफी है। वैसे प्रैक्टिस के लिए तो जितने क्वेश्चंस करें उतने कम है, लेकिन इस टॉपिक के लिए बस इतना ही। वैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता डायरेक्ट क्वेश्चन, इसका आता है तो किसी क्वेश्चन में मिला के इससे पूछा जा सकता है बोर्ड लेवल के लिए, इसकी थ्योरी और इस टाइप के हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।